2022 में एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। ये जजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अंदर जितने ऑफेंस है उनको कैटेगराइज किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया। एक कैटेगरी में जो ऑफेंस में 7 साल से कम की सजा है उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया, जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है और डेथ पनिशमेंट है उसको कैटेगरी बी में रखा गया। और जहाँ एनडीपीएस है और जहाँ पीएमएलए, अभी एनडीपीएस का मतलब जो भी ड्रग्स के प्रकरण हैं, ड्रग्स के गुनाह हैं, उनको एनडीपीएस एक्ट में लिया जाता है। ये एक स्पेशल एक्ट है और ये बहुत ही कठिन एक्ट है। और दूसरा पीएमएलए, आपने सुना होगा ईडी के बारे में, तो ईडी सबको पता चल गई है, पहले ईडी किसको पता ही नहीं थी। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंदर भी ये भी एक डरावना एक्ट है, तो सब पता है आपको। तो इसमें भी जो है इसको एक अलग कैटेगरी दी गई, सी कैटेगरी। अब इसमें एक और बात आती है कि इसमें बेल नहीं होती। आपने देखा है जो भी नेता पीएमएलए में गया, ईडी में गया, मैंने भी बेल कराई गई उनकी, तो उसमें मालूम पड़ता है कि उनकी बेल बहुत लेट हुई, साल 2 साल के बाद हुई। क्यों इतनी लेट हुई? क्योंकि उसमें ट्विन कंडीशन लगती है। अब ये ट्विन कंडीशन क्या है कि पहले तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि यू आर नॉट ए गिल्टी करके, एंड यू विल नॉट कमिट दिस सेम ऑफेंस इन फ्यूचर। एक तो आपको ये साबित करना है कि आप दोषी नहीं हैं, यही स्टेट पे साबित करना है कि आप दोषी नहीं हैं। और दूसरा ये साबित करना है आपको कि ये इसी तरीके का ऑफेंस आप फ्यूचर में नहीं करेंगे। तो वो दो बातें बहुत मुश्किल थी ट्विन कंडीशन की, जिसके कारण कि लोगों की बेल ईडी में और एनडीपीएस में और एमसीओसी वगैरह में जल्दी होती नहीं है। इसके बाद का डी, फोर्थ कैटेगरी है इकोनॉमिक ऑफेंस, जो कि इन सब में कहीं भी नहीं दिया गया है। वो ऑफेंस इकोनॉमिक ऑफेंस है और जो उसको डी कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया है। अब होता क्या है, ये जो ऑफेंस हैं इनमें चार्जशीट फाइल हो गई, इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। जैसे चार्जशीट फाइल होती है, कोर्ट जो है एक समन इशू करता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है समन का, वो इशू करता है एक्यूज को, और एक्यूज को वहाँ हाजिर होना पड़ता है। एक्यूज वहाँ हाजिर रह के, पहले सीआरपीसी में सेक्शन 88 था, अब बीएनएसएस में सेक्शन 91 है, उसके तहत उसको बेल लेनी पड़ती है और उसको आसानी से बेल मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसने ये पूरा कॉपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और पूरी चार्जशीट फाइल करते वक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, इसलिए उसको बाद में वो उसको ज़्यादा अपोज नहीं कर सकते हैं और कोर्ट उनको लीनियंटली बेल देता है। इसी रूल पे देता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। अगर ऑफिसर ने पहले का सीआरपीसी का सेक्शन 41 में आपको नोटिस नहीं दिया है, जहाँ की 7 साल का कम का ऑफेंस है, अभी का बीएनएसएस 35, तो वहाँ भी आपको बेल आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उसने वो कंप्लाई नहीं किया है। अर्नेस्ट कुमार में भी इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इन आधार पे आपको बेल मिलती है। बेल जो है जल्दी से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेल भरने का कोई मतलब नहीं है और कानून ये नहीं बोलता है कि हर किसी को जेल में ठूसा जाए। इसीलिए ये सारे जजमेंट जब भी आप कोर्ट के सामने रखते हैं और आप बताते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, आपका डीप रूट इन सोसाइटी है और आप लॉ मशीनरी से भागेंगे नहीं, और आप कोर्ट के सामने एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हाजिर रहेंगे और ट्रायल पूरी फेस करेंगे और अंत तक आप कोर्ट के सामने रहेंगे। भले ही आप कितने बाहुबली हों, डॉन हों, कुछ भी हों, आप विटनेसेस को थ्रेटन नहीं कर सकते, और दूसरा आप एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखना है, और पुलिस को यह ध्यान रखना है कि जो अरेस्ट है वो रूटीनली और मैकेनिकली नहीं होनी चाहिए और एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ होनी चाहिए। धन्यवाद।